चलो, हम लोग पढ़ लिए हैं नदी घाटी परियोजना और इससे हानि। आज हम लोग पढ़ेंगे जल संकट और एक परियोजना पढ़ेंगे जो आपके लिए वीवीआई है, सोन नदी परियोजना। सोन नदी परियोजना योजना। अच्छा बता, नदी घाटी परियोजना का दूसरा नाम बता। बहुउद्देशीय परियोजना। क्या ठिठिया रही रे तो आप किस ठीक ना है, किस ठीक ना है जा रहे कैसे का मतलब है, पढ़ाई से ना मतलब है, वैसे हम केस नहीं छोड़ते हैं, बस नहा ऐसे ऐसे की है, चल दी हो गया, ठीक हो, ठीक हो गया। तो करने का मतलब कहती अरे इस सब पर कितना टाइम देना है, टाइम ही नहीं बचता है केस छोट में। बाबर ही, अच्छा चलो ठीक है। चलो, नदी घाटी परियोजना, सोन नदी घाटी परियोजना। ये सोन नदी है तो ये कहाँ के नदी होगा? सोने नदी होगा। नदी का नाम क्या है? सोन नदी। अगर सोन नदी है ना, सोन नदी घाटी परियोजना, नदी घाटी परियोजना, तो अब सोन नदी है तो सोने नदी पर बना होगा ये परियोजना। अब ये कहाँ है तुम्हारा? पश्चिम बिहार में है, बिहार में है ना। अगर बात किया जाए तो यह परियोजना सबसे प्राचीन परियोजना है। ये जो परियोजना बनाया था, अंग्रेज बनाया था 1874 में। कब बनाया था? 1874 में अंग्रेज ने बनाया था। अंग्रेज बनाया था सिर्फ सिंचाई के पर्पज से, बस सिंचाई के लिए ही बनाया था। इसके अलावा क्या कहते हैं, इस नदी से ना पटना, अमूमन पटना, औरंगाबाद, भोजपुर और उसके बाद तुम्हारा छपरा, यही सिंचाई होता था, इससे विशेष नहीं, है ना। अब बक्सर। उसके बाद इसका नाम उस समय था कदवन परियोजना। क्या नाम था? कदवन परियोजना, इसका नाम था, अंग्रेज रखा था। उसके बाद फिर से अब भारत सरकार को जरूरत पड़ा जो है इसमें और भी चीज़ ऐड किया जाए, सिंचाई के साथ साथ विद्युत, उसके बाद बाढ़ नियंत्रण, ये सब ऐड किया जाए। उसके बाद भारत सरकार ने 1868 में इसका नाम बदल कर दिया इंद्रपुरी बांध। इस बांध का पहला नाम क्या था तुम्हारा? कदवन बांध, या परियोजना भी कह सकता है। और उसके बाद 1868 में भारत सरकार 1968 में भारत सरकार इसका नाम बदल क्या करे? इंद्रपुरी परियोजना। यह भारत का सबसे प्राचीन परियोजना था, है ना। अगर पूछेगा भारत का प्रथम परियोजना कौन था तो दामोदर घाटी परियोजना, समझा ना। लेकिन प्राचीन का बात करेगा तो देखो, आज़ादी के बाद जो पहला परियोजना बना था ना, आज़ादी से पहले ही 48 में शायद बना था वो, 48 में दामोदर परियोजना बना था। तो आज़ादी के बाद 47 में आज़ाद हुआ, एक साल बाद बना था। तो आज़ादी के बाद जो पहला परियोजना है ना भारत का, वह दामोदर घाटी परियोजना है। लेकिन आज़ादी से पहले का भी परियोजना कौन है तुम्हारा? यह बिहार का प्रथम परियोजना था। बिहार का प्रथम परियोजना था इंद्रपुरी परियोजना। अब देखो, ये परियोजना ला कहा गया था तो हम बता दिए। उस समय पहला क्या चीज? यातायात, ठीक है, यातायात। दूसरा क्या है? विद्युत निर्माण। तीसरा सिंचाई, इस सिंचाई वीवीआई। देखो, अंग्रेज भी इसी पर्पज से बनाया था। अंग्रेज का बात किया जाए जब 1874 में बनाया था, सिंचाई के लिए ही बनाया था। लेकिन भारत सरकार को और इससे ज़रूरत पड़ा तो इसको फिर से तोड़कर नया बनाया गया। आज भी देखिएगा ना, जो अंग्रेज बनाया ना परियोजना, उसके बगल में आज भी उसका अवशेष है। अब गूगल मैप पर आप मारिएगा तो देखिएगा उसमें आज भी अवशेष है उसका। तो यह सिंचाई के पर्पज से बनाया था अंग्रेज, लेकिन आज भी सिंचाई इससे होता है। उसके बाद यातायात हो गया, विद्युत उत्पादन हो गया, सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण, और क्या, बस यही हो गया। इस पर अभी देखो, इस पर जो बांध बनाया है ना, इस पर अभी रेल चलता है। आप अगर सहरसा से आप जाइएगा औरंगाबाद तो यही नदी घाटी परियोजना से होकर जाना पड़ेगा, है ना। डेहरी ऑन सोन एक तुम्हारा वहाँ पर रेलवे स्टेशन है, वहाँ से 10 किलोमीटर दूर ही है, समझ ना। डेहरी ऑन सोन जाइएगा ना रेलवे स्टेशन, उससे 10 किलोमीटर दूर पर आपको यह परियोजना मिलेगा। अगर बात किया जाए सिंचाई के लिए,
सिंचाई के लिए, तब पूरब की ओर सिंचाई इससे होता है तुम्हारा पटना का, पटना प्लस में औरंगाबाद। अगर उसके बाद पश्चिम में बात किया जाए, पश्चिम में तुम्हारा भोजपुर, अब बक्सर, भोजपुर और बक्सर इसका सिंचाई के लिए उपयोग किया जाता है। उसके बाद यह बाढ़ नियंत्रण पर भी काबू करता है ना। बाढ़ के पानी को रोककर उसके बाद इससे बिजली उत्पादन भी किया जाता है और सिंचाई के लिए सबसे ज़्यादा इसका उपयोग किया जाता है, समझा ना। उस समय जब यह परियोजना नहीं था तो पश्चिम में कुछ नहीं होता था, समझा ना, उस क्षेत्र में कुछ नहीं होता था, बंजर पड़ गया ज़मीन। उसके बाद अंग्रेज इसको लाया, उसके बाद भारत सरकार भी इसमें विकास किया। विकास करने के बाद सबसे ज़्यादा बिहार का चावल का कटोरा इसी क्षेत्र में सबसे ज़्यादा चावल जो उत्पादन होता है बिहार के पश्चिम क्षेत्र में होता है, इसीलिए इसे बिहार का चावल का कटोरा कहते हैं। बिहार के चावल का कटोरा कहते हैं, बिहार के चावल का कटोरा कहा जाता है इस क्षेत्र को। पूछेगा बिहार का चावल का कटोरा किस क्षेत्र को कहा जाता है? पश्चिम क्षेत्र को, समझे कि नहीं। अब बताओ, ये नदी घाटी परियोजना में कोई दिक्कत क्यों है? और उसके बाद यहाँ पानी को संरक्षित, मतलब पानी को इकट्ठा करने के लिए एक सागर बनाया गया। ये कृत्रिम सागर है जिसको हम वान सागर कहते हैं। अब कृत्रिम सागर क्या होता है भैया? मतलब जहाँ बांध बनाया था ना, उसके आसपास जगह को फैलाया था, नदी को फैलाया जाता है जिससे पानी का संरक्षण हो। उसी को हम क्या कहते हैं? हाँ, सागर, है ना। तो बांध सागर यहाँ पानी संरक्षित करता है। आपका यही परियोजना भी आई है। और उसके बाद अगर पूछ देगा तुम्हारा कोसी परियोजना, देखो परियोजना में कोई बड़ी बात नहीं है। देखो हम बताते हैं परियोजना कैसे लिखना। कोई परियोजना पूछे, भारत में बहुत सा परियोजना है ना। भाखा नंगल है, सतलज नदी पर बना हुआ है। उसके बाद महानदी पर बना हुआ है परियोजना, दामोदर नदी पर बना है परियोजना। भारत में बहुत परियोजना है ना। लेकिन मेनली जो आपको पढ़ना है बिहार के बारे में ही पढ़ना है। उसके बाद कोसी परियोजना, तो कोसी परियोजना कोसी नदी पर होगा। देखो जब परियोजना लिखिएगा ना, जस्ट ऐसे ही लिखिएगा। पहला क्या है, किस नदी पर है, तो कोसी नदी पर ही ये परियोजना है। देखो जितना भी परियोजना होगा ना उसी नदी के नाम से होगा, है ना। तो कोसी नदी परियोजना, तो ये कौन सा नदी पर होगा? कोसी नदी पर होगा। उसके बाद इसका निर्माण में कुछ मत लीजिएगा। इसका काम क्या है तुम्हारा? तो यातायात, विद्युत उत्पादन, सिंचाई, उसके बाद तुम्हारा बाढ़ नियंत्रण। और एक चीज़ और, जो कोसी नदी पर बना हुआ ना परियोजना, इससे नेपाल और बिहार को बिजली आपूर्ति होती है। नेपाल को भी इससे बिजली मिलता है और बिहार को भी इससे बिजली मिलता है। बस कोसी परियोजना यही हो गया, ज़्यादा नहीं। ये पूरा 5 नंबर में नहीं देगा लिखने के लिए। हाँ, अगर पूछेगा तो 5 नंबर में सोन परियोजना पूछ देगा, सोन नदी परियोजना। अगर कोसी नदी परियोजना पूछेगा तो या 2-3 नंबर में पूछेगा, समझ कि नहीं। 2 नंबर में पूछेगा। अब 3 नंबर का सिस्टम में ख़त्म कर दिया। 2 नंबर पूछेगा तो 2 नंबर में आप इतना ही लिख दीजिएगा, बहुत है, समझ ना। तो बताओ, यहाँ तक किसी को समझने में परियोजना दिक्कत है? बताओ बिहार का सबसे प्राचीन परियोजना कौन है? चावल की खेती, सोन नदी परियोजना। बिहार का सबसे प्राचीन परियोजना कौन है? बताओ, सबसे पहले इसे किसने बनाया था? अंग्रेज। कौन बनाया था? अंग्रेज। कब बनाया था? 1874 में। 1874 में। इसका उस समय नाम क्या था? कदवन परियोजना या कदवन बांध। क्या नाम था? कदवन परियोजना या कदवन बांध। लेकिन जब इसका ज़रूरत ज़्यादा बढ़ गया, सरकार ने इसको फिर से पुनर्निर्माण करवाया और इसका नाम क्या रख दिया? इंद्रपुरी परियोजना, जो तुम्हारा डेहरी ऑन से 10 किलोमीटर दूर है ना। इससे क्या उत्पादित किया जाता है? इसका क्या लाभ है? इससे तो यातायात का है, विद्युत उत्पादन, सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण, है ना। सिंचाई का बात किया जाए तो पूरब में पटना और औरंगाबाद से सिंचाई होता है। उसके बाद पश्चिम में देखा जाता है भोजपुर और बक्सर, है ना। इस क्षेत्र में पहले बंजर था, लेकिन सिंचाई के कारण इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा चावल उत्पादन होने लगा। इसीलिए बिहार के चावल का कटोरा हम इसे कहा जाने लगा। पश्चिम क्षेत्र को बिहार का चावल का कटोरा कहा गया है, समझ ना। यहाँ कौन सा सागर पर स्थित है? बाण सागर, है ना। यहाँ तक किसी को दिक्कत? चलिए अब इसके आगे
अब हम लोग को पढ़ना है जल संकट और जल संरक्षण, समझे ना। अब हम लोग पढ़ते हैं जल संकट। जल संकट, देखो जल संकट क्या है? जल का कमी क्या कहलाता है? जल संकट। जल की कमी क्या कहलाता है? जल संकट। अगर देखा जाए पूरे पृथ्वी पर 71% जो है तुम्हारा जल है। क्या ये 71% जो जल है क्या पीने योग्य है? नहीं। इसमें से अगर पीने योग्य पानी का है तो अगर 1% मान लो, हम 1% नदी का भी पानी ले लेते हैं, जो मेनली हम लोग यूज भी कर सकते हैं। झील का पानी जो तुम्हारा उत्तराखंड में जहाँ पहाड़ी इलाका है ना, झील का पानी पीता है, क्योंकि वहाँ पर बोर्डिंग कौन गाड़ेगा, है ना। अब हर इंसान के बजट में नहीं है बोर्डिंग वहाँ पर। अगर आप पहाड़ी इलाका देखें तो वहाँ पर हर इंसान के बजट में नहीं, 1.5 लाख 2 लाख लग जाता है बोर्डिंग कराने वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर क्या है? पत्थर है। अब पत्थर पर कराना मुश्किल है, तो वहाँ जो पानी है झील का पानी एकदम पीने लायक है ना। जब झील का पानी, जब पहाड़ से पानी उतरता है ना, उससे एकदम कंचन पानी, कंचन मतलब तू लोग के लैंग्वेज में मतलब साफ पानी, समझा ना। सबसे भयंकर पानी वही होता है पीने के लिए, 1 नंबर पानी। वो जो पानी होता है तुम्हारा बर्फ़ से पिघल कर बनता है। हाँ चलिए, तो हम 1% पानी का बात कर रहे हैं, समझा ना। तो अगर पानी का बात करें तो पृथ्वी पर 71% जल है, लेकिन पीने लायक कितना है? सिर्फ 1%। यही 1% हम पानी का बात करेंगे अभी, है ना। तो ये पानी जो कमी हो रहा है, इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? पहला तुम्हारा जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन एक तरह से कह सकता है मौसम में बदलाव। अगर आप देखिए, कोरोना से पहले हम इस क्षेत्र का बात बता रहे हैं, हम सब क्षेत्र का नहीं, यही क्षेत्र का बात बता रहे हैं। आप 2019 के जून में देखे होंगे, पानी का बहुत ज़्यादा यहाँ किल्लत महसूस हुआ था। जितना भी जो जल स्तर है ना, हम लोग के कल का नीचे चला गया था। तब पानी 5 हैंडल मारता ना तो 1 लोटा पानी निकलता उसमें। मोटर चलाता तो भर दिन चला कर छोड़ दिया तो लमसम तो लग रहा है जो 2-4 टप पानी निकलता। उस समय बहुत ज़्यादा जो है, गर्मी भी उस समय बहुत ज़्यादा पड़ा था, है ना। उस समय पानी का किल्लत बहुत ज़्यादा हो गया। उसके बाद तुरंत क्या आ गया? कोरोना। कोरोना आया, जितना भी तुम्हारा गड़ी है सब चीज़ लॉकडाउन हो गया, सब बंद हो गया। 2020 में हुमस के क्या पड़ा? तुम्हारा बारिश हुआ। जहां आप भी पढ़ रहा है तू लोग, यहाँ पर कम से कम तो ठेहुना भर पानी था, घुटना भर पानी था। यहाँ पर जहाँ भी खा रहा है हम लोग, इतना पानी हुआ। 2-3 महीना पानी सब जगह लगा रह गया, जिसके कारण कितना गाछी सूख गया, है ना। तो जलवायु परिवर्तन के कारण क्या होता है? पानी में कमी आता है ना, तो पानी क्या होता है? बढ़ जाता है। तो हम यहाँ कमी की बात करेंगे। तो पहला क्या है? जलवायु परिवर्तन के कारण वर्षा में कमी। अगर वर्षा ही नहीं होगा तो तुम्हारा जल स्तर बढ़ेगा नहीं, और जल स्तर नहीं बढ़ेगा तो क्या नीचे का पानी हम लोग को पीने के लिए मिलेगा? नहीं, समझ ना। दूसरा क्या है? बढ़ती हुई जनसंख्या। देखो, पीने के लिए पानी सीमित है, लेकिन जनसंख्या क्या है? दिन पर दिन बढ़ रहा है। अगर आप मेनली देखिए, घर में आप पीने के लिए 2-3 लीटर पानी यूज करते हैं, लेकिन घर में जो यूज करने का पानी बहुत ज़्यादा हो रहा है। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगा, यूज का पानी बढ़ेगा कि नहीं, है ना। तो यूज का पानी बढ़ेगा तो बताओ पानी की कमी होगा कि नहीं। तो बताओ जनसंख्या नियंत्रण करना चाहिए कि नहीं। जनसंख्या नियंत्रण करने से पानी का ही बचत नहीं होगा, बहुत ज़्यादा बचत हो जाएगा, है ना। एक तुम लोग वेब सीरीज देखना, पंचायत, अच्छा खासा सीरीज है ना। उसमें एक ही हम वेब सीरीज हमारा अच्छा लगता है, सिर्फ पंचायत, और हम कोई वेब सीरीज नहीं देखते हैं, है ना। उसमें एक स्लोगन था, 2 बच्चे हैं मीठे खीर, उससे ज़्यादा बाबासीर, है ना। 2 बच्चे ही अच्छे। सरकार इसके लिए जनसंख्या नियंत्रण पर काम भी कर रहा है। भारत में 140 करोड़ आबादी है, मालूम है। सरकारी धन खा रहा है तुम्हारा 82 करोड़ अनाज से खा रहा है। जो ये खाना खा रहा है ना, 82 करोड़ आदमी जो है तुम्हारा सरकारी धन खा रहा है। सरकारी धन मतलब सरकारी अनाज खा रहा है। सोचो जनसंख्या कितना बढ़ गया है। 5 किलो चावल, है ना। तो जनसंख्या भारत का सबसे बड़ा समस्या था। गरीबी का भी यही समस्या
है ना। अगर देखिए आप लोग सिंपल सी उदाहरण देख लिए, आप लोग के जब अगर देखिए गलत मत मानना, आप लोग के दादा जो होंगे ना, तो देखना दादा के कम से कम सबके देखिएगा दादा 4+ से होगा, 4+ से। ये 4 से लेके तुम्हारा 10 तक जाएगा तुम्हारा, तो उस समय भी हंस रही है। 4 से 10 तक आपको एकदम फिक्स है वो होगा पहले। नहीं समझा, नहीं समझा रहे। देखो आप लोग के दादा हो गया, नाना हो गया, इस सब का देखिएगा ना जी। हाँ, चाहे आप लोग समझिए ना मामा उमा देख लीजिए, या आप लोग अपने पापा को देख लीजिए। अगर भाई में देखिएगा तो वह 4-5 भाई या भाई बहन मिला के देखिएगा 4-5 से ऊपरे होंगे। कहने का मतलब है दादा या नाना नानी का देखिएगा, दादा दादी का, फुआ फूफा इस सब का देखिएगा ना, तो उनका जो संतान होगा ना वह 4 से प्लस से होगा, है ना। पहले का हम बात कर रहे हैं, आज से लमसम समझो ना हाँ 40-50 साल पहले का बात कर रहे हैं, है ना। तो वो लमसम 4-5 प्लस से होगा वो, है ना। अब हो गया तुम्हारा ये घट के 2 से 3, लेकिन अभी भी कोई इतना मतलब क्या अशिक्षित हम बोल सकते हैं, है ना। हमको मत रोको, है ना, एकदम जा रहा है 12 तक 13 तक, समझ ना। चलिए, तो क्या है अशिक्षित के कारण ये सब देखेगा। हम लोग के इधर एक मोहम्मडन परिवार से है, 12 गो ये हो सकता है 13वां होगा ये, सोचो 12 गो। अब भाई ई महंगाई के ज़माना में अब यही कारण होता है, पढ़ नहीं पाता है सही से पोषण नहीं मिल पाता है उसका। अब उसको पोषण सही से नहीं मिल पाएगा तो क्या माइंड विकसित करेगा, बीमारी हो जाएगा, है ना। देखिए जितना कम साधन, अगर आपका संसाधन बहुत रहेगा, जनसंख्या कम रहेगा तो संसाधन का अच्छा उपयोग कीजिएगा। अब जनसंख्या बहुत रहेगा, संसाधन कम ही रहेगा, तो अब बताइए तो कैसे खाइएगा। अब 1 किलो चावल है और खाने वाला 15 गो रहेगा, कैसे खाइएगा। अब 1 किलो चावल है, 2 गो खाने वाला रहेगा, 3 गो, तो आराम से आप खा सकते हैं, है ना। तो वही है, दिन पर दिन जनसंख्या बढ़ते जा रहा है, लेकिन संसाधन क्या हो, ये सब घटते चला जा रहा है। तो फिर एक बार अब देखना आने वाला भविष्य में जो प्रथम विश्व युद्ध हो गया खत्म, द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो गया, तृतीय विश्व जो होने वाला होगा ना वो जनसंख्या के कारण होगा, और जनसंख्या बैलेंस करने के लिए होगा। कहीं 4-5 को परमाणु बम फूटा, कहे देश साफ। तो एक क्या है तुम्हारा जनसंख्या, दूसरा क्या है तुम्हारा घरेलू उपयोग समझ ना। घरेलू उपयोग में देखिएगा आजकल हम लोग पानी कम पीते हैं, लेकिन यूज सबसे ज़्यादा कर लेते हैं, है ना। सुबह में था पहले हमारे सके ठीक था, पहले के हम लोग के एगो बोतल ले लिया, चाहे एगो लोटा ले लिया, चल दिया। अब ऐसा एक बाल्टी ला दिया है कि एगो 15-15 लीटर वाला बाल्टी ले आके टॉयलेट में रख दे रहा है, अब 15 लीटर चट कर दे रहा है। हमें लग रहा है नहा हुआ रहा क्या भाई साहब, है ना। ऐसा स्थिति कर दिया। देखो लोग को ना अभी इसकी कमी महसूस नहीं हुआ, है ना। कमी जिस दिन महसूस होगा ना इसका महत्व समझ जाएगा। महत्व किसी का कब समझ में आता है, जब उसका कमी होता है तब। अभी जल का कमी इस क्षेत्र में नहीं है। जैसे में जापान में जल का कमी हुआ तो वहाँ पर एक नियम बना दिया गया जो अब सब जल का संरक्षण करेगा, और टॉयलेट लैट्रिन बाथरूम में अब तुम्हारा वर्षा जल का उपयोग करेगा। जो हाथ धोएगा ना कम्बोर्ड का पानी, उसमें फ्लश का पानी यूज करेगा। फ्लश समझता है, तो लोग समझता भी नहीं होगा, है ना रे। हम लोग गांव देहात के फ्लश क्या समझते हैं, लैट्रिन करने के बाद पानी जो हम लोग ढालते हैं ना उसको क्या बोलते हैं तुम्हारा फ्लश। अरे गधा गए, पानी नहीं रखता उसको भी फ्लश कहता है। अब बता दियो खोल के जहाँ कहे लो सके क्या फ्लश नहीं समझ रहा है। तब पहला कथी घरेलू उपयोग, उसके बाद एक महिला को देखना। हमें लगता है कथी पानी से प्रेम होता है। कपड़ा धोएगी ना, 1 गो पानी, 2 गो पानी, 3 गो पानी, 4 गो पानी तक ले जाएगी। एगो हमारी मम्मी है 1-2 पानी से धोएगी हटा देगी, कहती कौन इतना धोए जाता हूँ, है ना। तो कहने का मतलब कथी है, अभी पानी का यूज भी ना बहुत दुरुपयोग हो रहा है इसका। सब टोटी खोल दिया नल का, उसके बाद चल दिया। आज खास करके जो पानी का दुरुपयोग हो रहा है हम लोग के क्षेत्र में, जो मोदी जी लाए हैं ना जल योजना, हाँ उस जल योजना का सबसे ख़त्म यूज हो रहा है हम लोग का, दुरुपयोग हो रहा है।
पहले तो सही से पानी नहीं है, पानी कहीं आ रहा है तो कहीं ऐसे ही बह रहा है, रोज दिन पानी नहीं आ रहा है, पानी नहीं आने के कारण सब कल उठा के बिक दिया। तो उधर अब कभी कभी चालू किया तो उधर से पानी जा रहा है, इधर पानी जा रहा है, उधर रोड भर जा रहा है पानी, खेत किसी के खेत में पड़ रहा है पानी। इसका सबसे ज़्यादा दुरुपयोग हुआ है। सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए ना, अगर सही से संसाधन का प्रयोग करें ना भारत में, तो भारत कम से कम तो हम 1-8%, 2%, हम 2% बहुत बड़ा गरीबी होता है, 2%, 3% गरीबी चला जाएगा सही से संसाधन का प्रयोग करे तो। लेकिन यहाँ सही से संसाधन का प्रयोग ही नहीं करता है लोग। दूसरा देखा जाए तो उद्योग। देखो, उद्योग से ना तुम्हारा मल का मतलब ये नहीं होता है तुम्हारा लैट्रिन होता है। मल का मतलब क्या होता है? तुम्हारा वेस्ट पदार्थ, अपशिष्ट, तो लेके लिख देते हैं अपशिष्ट पदार्थ। पहले देखा जाएगा था अपशिष्ट पदार्थ। तो अपशिष्ट पदार्थ क्या होता है तुम्हारा? आज आप देखिएगा शहर से जो नाला से निकलता है पानी, अभी में हम लिख देते हैं नाला का पानी भी लिख देते हैं, नाली का पानी। उसके बाद उद्योग। अगर देखा जाए आज नदी को प्रदूषण करने में सबसे बड़ा हाथ क्या है? शहर के नाला का पानी और एक उद्योग धंधा। हम आप लोग को उस समय ही बता दिए हैं जो 180 तुम्हारा कानपुर में जो चमड़ा उद्योग है, अभी तक बढ़ भी गया होगा। कानपुर में चमड़ा उद्योग है, उससे लाखों लीटर पानी जो है मल के रूप में गंगा जी में मिल रहा है ना। अगर गंगा जी को साफ करने में, अगर गंगा देखा जाए, गंगा नदी को साफ करने में सबसे बड़ा योगदान सोंस को जाता है। आप लोग सोंस बोलते हैं, ऐसे डॉल्फिन बोला जाता है, इसलिए राष्ट्रीय पक्षी मछली भी हम लोग को बोला जाता है। हम लोग का राष्ट्रीय मछली डॉल्फिन ही है। सबसे ज़्यादा कचरा यही साफ करती है, खाती है। इसे में अब आप कोई चीज़ मर गया आप फेंक दे, आप लोग महान हैं, फेंक दिए गंगा जी में, है ना। बस अब खाने, अब नहीं खाएगा तो क्या होगा? गंगा पानी खराब हो जाएगा, है ना, सड़ने लगेगा पानी, उसके साथ वो सड़ेगा, उसके साथ वो पानी भी खराब महकने लगेगा, तो खा लेता है उसके रूप में, समझे। तो अपशिष्ट जल, जैसे ही जल निकल रहा है, जितना भी हम आ रहे थे तुम्हारा दीघा से, तो जितना भी पटना के नाली का पानी था ना, वो तुम्हारा गंगा जी में बह रहा था। और जहाँ बह रहा था ना, वहाँ फेन निकल रहा है, एकदम कचरा निकल रहा है, वहाँ फेन निकल रहा है, वो फ्लोराइड है। क्या है? फ्लोराइड है। तो तुम्हारा उद्योग धंधा से निकलने वाला, बिहार में भी हो रहा है, उद्योग धंधा से निकलने वाला पानी जो है तुम्हारा, जिसको हम बोलते हैं अति दोहन भी बोलते हैं, जल अति दोहन। जो जल अति दोहन है तुम्हारा, यह पानी जो है तुम्हारा गंगा जी में निकल के फ्लोराइड का निर्माण कर रहा है। फ्लोराइड का निर्माण पूछेगा, बिहार में जल अति दोहन के कारण किसका संकेंद्रण हो रहा है? संकेंद्रण का मतलब क्या होता है? बढ़ना। संकेंद्रण का मतलब क्या होता है? बढ़ना। ये पूरा ऑब्जेक्टिव के लिए पूछेगा। उद्योग धंधा से निकलने, ऐसे तो नहीं पूछेगा उद्योग धंधा, ऐसे इतना से नहीं पूछेगा। पूछेगा तुम्हारा बिहार में जल अति दोहन का सबसे बड़ा संकेंद्र किस तत्व के कारण हो रहा है? तो कहते फ्लोराइड के कारण, है ना। बिहार में 2-3 बार बोल दे रहे हैं, ये ऑब्जेक्टिव के लिए भी आई है। बिहार में नदी में जल अतिदोहन के कारण किस तत्व का संकेंद्रण हो रहा है? तो कहते फ्लोराइड का। किसका? फ्लोराइड का, ऑब्जेक्टिव के लिए, समझ ना। तो ये तुम्हारा जल संकट का इतना कारण होगा। एक चीज़ पूछेगा, नदी प्रदूषण के बारे में आपको लिखने के लिए कहेगा, या बचाव। तो नदी प्रदूषण बचाव के लिए आप क्या कर सकते हैं? तो उद्योग धंधा से निकला हुआ पानी, वेस्ट, जितना भी वेस्ट पानी है उसको नदी में न जाने से रोकें, नदी में जाने से रोकें, उसका पुनर्चक्रण करें। दूसरा क्या कर सकते हैं आप लोग? जितना भी मल मूत्र जो है ना तुम्हारा नदी में जा रहा है, उसको रोकना चाहिए। जितना भी मृत चीज़ है, जितना भी मृत जंतु है, उसको हम नदी में न फेंकें। जहाँ तक है पूजा के जो सामग्री है सब ले आकर नदी में भसा जाता है, उसको भी न फेंके। ये पूछेगा तू लोग से, समझ ना। तो ये सब छोटा छोटा बात आप लोग का लॉजिक का बात है ना, देख लीजिएगा। अब हम लोग समझते हैं जल संरक्षण। कितना हुआ टाइम रे? जल संरक्षण, जल संरक्षण देखिए, जल संरक्षण के लिए, अब जल संरक्षण हाँ या जल बचाव कह सकता है।
देखो, जल संरक्षण के लिए सरकार ध्यान दे रहा है इस पर, है ना। यहाँ के सरकार ना, हर देश का सरकार इस पर ध्यान दे रहा है जल संरक्षण के लिए। जल संरक्षण के लिए सबसे बड़ा स्रोत क्या है तुम्हारा? वर्षा का जल। कहते हैं वर्षा का जल को तुम्हारा संरक्षण करना पड़ेगा सबसे अधिक। जल संरक्षण के लिए हर सरकार ने अधिनियम, भारत में भी बनाया है, राष्ट्रीय जल नीति। जल संरक्षण के लिए तुम्हारा अगर भारत में देखा जाए तो क्या बना है तुम्हारा? राष्ट्रीय जल नीति। इसके बाद तुम्हारा भारत के राष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम भी एक जल मिशन चलाए थे। क्या जल मिशन? इस जल मिशन के तहत जल को प्रदूषित से बचाना था। जल को प्रदूषण से बचाना था, जल प्रदूषण को रोकना था। दूसरा क्या है तुम्हारा? जल संरक्षण रक्षण। उसके बाद जल पुनर्चक्रण। जल पुनर्चक्रण का मतलब होता है जल को पुनः प्राप्त करना। जैसे में वर्षा जल हो गया तो आप क्या काम कीजिए? गड्ढा में उसको संचित कर दीजिए। अब गड्ढा के माध्यम से कहाँ चल जाएगा? धरती के अंदर चल जाएगा। तो जल का क्या हो गया? पुनर्चक्रण हो गया। हम फिर से उसका उपयोग कर लिए। इसी को कथी कहता है? जल पुनर्चक्रण। ही पूछेगा। तो इस पर सरकार का मेनली ध्यान था। किस नीति द्वारा, किस नियम द्वारा? राष्ट्रीय जल नीति द्वारा। ये पूछेगा, मिशन ही लिख दे, मिशन। एपीजे अब्दुल कलाम, एपीजे अब्दुल कलाम कौन सा मिशन चलाए थे? जल मिशन। जिस समय वह राष्ट्रपति थे ना, उसी समय यह चलाए थे जल मिशन, है ना। अब इसके तहत में कहा गया भूजल का संरक्षण। भूजल का संरक्षण अगर देखा जाए, भूजल का संरक्षण जो होता है, 22% जो भूजल है तुम्हारा वर्षा से आता है। अगर देखा जाए 22% जो भूजल है तुम्हारा वर्षा से आता है। अभी कैसे आता है भैया? तो आप लोग के आसपास में नदी होगा, है ना, नदी का रहा, तालाब होगा, गड्ढा होगा, है ना। तो उसमें वर्षा जल इकट्ठा होता है और धीरे धीरे रिसा के क्या चला जाता है तुम्हारा? धरती के नीचे चला जाता है और वह भूमि जल के रूप में आपका प्रयोग होता है। उसके बाद भूमि जल का एक और साधन है तुम्हारा गंगा जी का पानी, मतलब नदी का पानी। हम लोग के क्षेत्र में जो तुम्हारा जल स्तर देखिएगा बहुत ऊपर है, 35 फीट गाड़िएगा आपको पानी मिल जाएगा। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? पास में नदी होना, है ना। जितना पास में नदी होगा उतना ही कम पर आपको पानी मिल जाएगा, है ना। आप कभी नदी किनारे जाइएगा, इतना खोनिएगा पानी आ जाएगा, है ना। हाँ नदी किनारे तो कल देखिएगा ना 10 फीट पर, 5 फीट पर रहेगा, 5 से 10 फीट पर रहता है कल। और फिर उसके बाद जब पानी आता है उखाड़ के ले चल जाता है कलवा। तो पहला क्या है तुम्हारा? वर्षा जल। दूसरा अगर देखा जाए तो तालाब संरक्षण के लिए पहला क्या है तुम्हारा? तालाब, कुआं। चलिए अब अगर हम नदी जल का बात करें तो वर्षा जल संरक्षण करने में तुम्हारा तालाब और कुआं का भी एक हाथ है। अब वर्षा हो गया और तुम्हारा पूरा जितना भी वर्षा जल है ना तुम्हारा कुआं में संरक्षित हो जाएगा, है ना। संरक्षित होने के बाद तुम्हारा उपयोग इसका कर सकता है। उपयोग कथी में कर सकता है आप लोग? तो सिंचाई में। एक सिंचाई में जल संकट का कारण नहीं पढ़ाए थे? अरे छूट गया एक। जल संकट का एक कारण तुम्हारा सिंचाई भी है। अरे बहुत बड़ा मिस्टेक हो गया। चलो पढ़ाते हैं, थोड़ा देख लो। अच्छा इसको भूल जाओ, जल संरक्षण में, जल संकट में देख लो। जल संकट का एक और कारण क्या है? सिंचाई। सिंचाई देखा जाए तो आज का जो भूजल है ना, जो हम लोग मेनली पी रहे हैं, भूजल हम लोग के क्षेत्र में मेनली हम लोग यही पी रहे हैं भूजल का सबसे ज़्यादा प्रयोग जो है 90% तुम्हारा सिंचाई के लिए किया जाता है। और सिंचाई होने के कारण जो भूजल है इसका स्तर नीचे जा रहा है, जो एक जल संकट का भी कारण है। हो गया। अब जल संरक्षण में हम बात किया जाए तो वर्षा का पानी हम तालाब और कुआं में क्या करेंगे? इकट्ठा कर लेंगे और उसके बाद तुम्हारा सिंचाई के लिए प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? सिंचाई का।
सबसे बड़ा कारण यही है तुम्हारा। तालाब हो गया, कुआं हो गया, इसमें वर्षा का जल क्या होगा, जब वर्षा होता है तो इसका जल स्तर बढ़ जाता है और इसमें हम क्या करेंगे, इसमें से पानी निकाल के अपना सिंचाई के लिए उपयोग करेंगे। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे तुम्हारा वर्षा जल का पुनर्चक्रण। अब क्या इत हम संरक्षण बता दिए, पुनर्चक्रण का मतलब है फिर से उसको प्राप्त करना। वर्षा के जल जमा उमा करके उसके बाद हम उसको निकाल के सिंचाई करेंगे, उसके बाद इसका यूज करेंगे। आप देखिएगा तो हम पूरा चक्रण हम कल ही पढ़ा देंगे। वर्षा जल का पुनर्चक्रण जो होगा ना आपको हम कल बता देंगे जी हाँ, जापान में कैसे यूज किया जाता है। उसके बाद तुम्हारा भारत में कौन कौन सा राज्य जल संरक्षण के लिए काम कर रहा है। फिर उसके बाद तुम्हारा हम बता देंगे मेघालय में इसका प्रयोग कैसे कर रहा है, समझ करना। पहाड़ी इलाका में वर्षा जल का प्रयोग कैसे किया जाता है ना। चलिए धन्यवाद, कल।